गोरखों को अपनी सेना में भर्ती करने लगे उनकी बहादुरी के कारण, और उनसे हमारे आज के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश अंग्रेजों ने छीन लिए थे। इसके बाद नेपाल लगभग कि वहाँ एक राजतंत्र बना रहा, भारत नेपाल के बीच खुली सीमा रही। 1857 में जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई, सारे क्रांतिकारी नेपाल जाके शरण लेते हैं। सबका ये मानना है कि बेगम हजरत महल, नाना शाह पेशवा, इन सबको नेपाल में ही शरण मिली थी। लेकिन नेपाल में राजशाही थी, भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने भारत में कुछ अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर रखे थे, लेकिन नेपाल के लोग पढ़ने के लिए अक्सर बीएचयू आया करते थे। आज़ादी के पहले बीएचयू, आज़ादी के बाद जेएनयू में आकर उन्होंने अपना अध्ययन किया, और भारत की आज़ादी की लड़ाई का असर उन पर भी पड़ा। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वहाँ भी इस प्रकार की लोकतांत्रिक सुगबुगाहट आई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वहाँ भी लोकतांत्रिक आंदोलनों ने भाग लिया है, और 1950 आते आते नेपाल में वहाँ की राजशाही को विवश किया गया कि आप लोग लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में करिए, और अंत में वहाँ भी एक नाम भर का हल्का फुल्का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, संवैधानिक लोकतंत्र बना। राजा भी रहेगा, सरकार भी बनेगी। तो ये नेपाल में लोकतंत्र के जन्म का वर्ष माना जाता है। भारत और नेपाल दोनों में संधि हुई कि हम उसके विकास के लिए काफ़ी कुछ करेंगे, और ये सारी चीज़ें नेपाल में एक ढंग से आज के नेपाल की ओर बढ़ने लगा। लेकिन 1960 आते आते नेपाल की ये लोकतांत्रिक सरकारें खत्म कर दी गई, वहाँ ये बहुदलीय प्रणाली खत्म कर दी गई, और 90 तक की स्थिति वैसी ही रही। 1990 में एक बार फिर वहाँ बड़ी सुगबुगाहट हुई, और वहाँ लोकतांत्रिक सरकार बनी जो परंपरा अभी तक चल रही थी। लेकिन समस्या क्या है? सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नेपाल में हुआ। भारत जैसे देशों में आज़ादी के बाद आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन भी हुए, नेपाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक राजनीतिक परिवर्तन, अब आप पिछले 17 वर्षों को अगर देखेंगे, 2008 से नया संविधान अस्तित्व में है उनका, तो इन 17 वर्षों में 14 बार प्रधानमंत्री बदले, 14 बार प्रधानमंत्री बदले। तो नेपाल की राजनीति, वहाँ की जनता को कोई भी सकारात्मक संकेत नहीं दे पा रही थी। यही नेपाल की सबसे बड़ी कमी थी। आप इनको खारिज नहीं कर सकते थे, इन दलों को। निस्संदेह राजशाही से मुक्ति इन्होंने दिलाई थी, इसीलिए जनता में उनकी एक साख थी। लेकिन इसके बाद क्या? यही भारत के संविधान के निर्माण के साथ यहाँ की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पीढ़ी थी, उसने इसी क्षेत्र में कुछ कदम उठाए थे। इसीलिए भारत एक प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, बहुदलीय और कह लीजिए एक बहुलवादी लोकतंत्र में कन्वर्ट हुआ था। ये आज के नेपाल की समस्या कहाँ से शुरू हुई, अब हम इस बैकग्राउंड में आते हैं। ये बात सच है कि नेपाल की जनता में उनके राज परिवार की, ये राज परिवार जो 1950 से सत्ता में आया था, उसकी बड़ी साख थी। और इसके एक शासक हुआ करते थे वीरेंद्र, और सबके नाम के आगे लगता था वीर विक्रम शाह। उनकी बड़ी इज्जत होती थी। लोग उनको कहते थे कि नेपाल में 2 देवता हैं, एक पशुपतिनाथ काठमांडू में है, और एक वीर विक्रम शाह है। कई बार भारत की यात्रा पे आए हैं, और नेपाल की सेना पूरी तरीके से इनके प्रति प्रतिबद्ध हुआ करती थी। सेना आज भी वहाँ सबसे बड़ी डिटर्मिनेंट बनी हुई। सेना ने जब हस्तक्षेप किया है, मुद्दा तुरंत कंट्रोल में आ गया है। सड़कों पे 3 दिन से जो अराजकता थी, सेना ने सब कंट्रोल कर लिया है। नेपाल के गोरखों के विषय में पूरी दुनिया में साख है। वो भारत और ब्रिटेन दोनों की सेनाओं में रहे, और हमारे कई सेनाध्यक्ष बोलते थे, चाहे मानेक शाह हो चाहे करियप्पा हो,
गोरखों की बहादुरी से सब प्रेरित थे। वो कहते थे कि अगर आप मृत्यु से नहीं डरते हैं तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आप गोरखा। ये बात सच थी। और 1816 में भी अंग्रेज जब जीते हैं तो तमाम लोगों को फोड़ के अंदर से विश्वासघात के दम पे जीते हैं। गोरखों की बहादुरी के कारण शुरुआती दौर में अंग्रेज हार गए थे, तो उनकी बहादुरी पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह आज तक उठा ही नहीं। लेकिन नेपाल में एक ऐसी घटना हुई, आज का नेपाल 1990 से शुरू होता है जब वहां अनेक पार्टियों का शासन आया, बारी बारी से सत्ता में आई। तो जरा पहले इन पार्टियों को देखें। एक नेपाली कांग्रेस थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पे बनी थी 1950 में। इसी के कारण से नेपाल में राजशाही बैक में गई और लोकतंत्र सामने आया। 10 साल बाद लेकिन उस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। इसकी जनता में साख बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो पुरानी पीढ़ी जाती रही, नई पीढ़ी आती रही। नई पीढ़ी सिर्फ अपने स्वार्थों तक सीमित रह गई। 90 के बाद विरोध में नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएन बोलते हैं, ये आई। इसके दो धड़े हुआ करते थे। एक को बोलते थे यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, मार्क्स और लेनिन को मानने वाले, और दूसरे को बोलते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ये चीन के माओ को अपना आदर्श मानते थे। तो ये दो प्रमुख दल कम्युनिस्ट थे। गरीबी वहां बहुत थी, इसका ये भरपूर फायदा उठाया करते थे। और कुछ दल थे छोटे मोटे, ये मधेशियों से जुड़े हुए थे। 10-5-20, 10-5-20 बस ऐसी सीटें पाते रहते थे। 90 के बाद से लगभग सबको सत्ता में आने का अवसर मिला। कभी ये तो कभी ये तो कभी ये। और ये विशुद्ध भारतीय चरित्र की तरह, जब नेपाल वाले कहते थे ना कि ये भारतीय हैं और भारत वाले कहते तुम नेपाली हो, तो इसकी पुष्टि जीन से तो हो नहीं सकती थी कि तुम भाई बेसिकली हो क्या। इसकी पुष्टि चरित्र से हुई। जो इनको गाली देता था ये नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का माओवादी धड़ा, उसी को सरकार बनाने के लिए जब इन्होंने सपोर्ट किया और मंत्री बन गए, तब समझ में आया अरे यार ये अपने ही वाले हैं। ये चरित्र सिर्फ भारतीयों में होता है, बस उनको अपने तत्कालिक स्वार्थ दिखने चाहिए, पूरे हो जाएं, इसके अतिरिक्त उनको अन्य चीज से कोई मतलब नहीं। ये इनकी स्थिति कुछ नहीं है। संख्या में 20 से 30% तक हो सकते हैं, लेकिन कभी भी राजनीति में कोई भी इनका स्थायी प्रभाव नहीं रहा। ये किसी के भी साथ लुढ़क जाते हो। कई दल हैं, असली दल वहां ये 3 थे। अभी फिलहाल ध्यान रखेंगे, जो सरकार खत्म हुई थी वो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के यूएमएल गुट की थी। केपी शर्मा ओली इसको लीड कर रहे थे। नेपाली कांग्रेस इसको बाहर सपोर्ट कर रही थी, जबकि दोनों एक दूसरे के सख्त विरुद्ध थे। और इसको लीड शेर बहादुर देउबा कर रहे थे। ये लोग बाहर थे। इसके नेता प्रचंड हुआ करते थे। प्रचंड जेएनयू से पढ़े हुए हैं। 90 के दशक से उठना शुरू हुए और 90 के दशक से जब से इनका उत्थान हुआ है प्रचंड का, हम लोग नेपाल में साम्यवाद लाएंगे, शोषण खत्म करेंगे, आदि 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 सारी बातें करते थे। 2006 तक सत्ता में भी आ गए थे, कुछ नहीं ला पाए। ये प्रचंड को लोग कहते थे कम्युनिस्टों की आखिरी उम्मीद है दुनिया में, क्योंकि जहां जहां कम्युनिस्टों ने सत्ता स्थापित की है कहीं स्थायी परिवर्तन वो कर नहीं पाए। तो लोग मानते हैं कि किम जोंग ये दफन करके जाएगा कम्युनिज्म को, क्योंकि इसके बाद इसकी उत्तरी शासन संभालेगी। उत्तरी कोरिया की दशा जितनी गंदी थी उतनी ही रह जाएगी। चीन में कम्युनिज्म नाम भर का है, वो एक पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट नेशन है। भारत में बंगाल में कम्युनिस्टों ने शासन किया 34 साल, कोई परिवर्तन नहीं आया। इनको सत्ता मिली तो कोई परिवर्तन करने की जगह है ये लोग फालतू की बातें किया करते थे। नेपाल की असली समस्या आज पिछले 35 वर्षों से वो कोई आर्थिक सामाजिक परिवर्तन न कर पाया, ये थी। फिर भी वहाँ की सेना एक स्थायित्व लाने वाला कारक बनी हुई थी। सेना ने जो है वो अपने आप को कुछ इस तरीके से बना रखा था कि उसकी साख सब में थी
और सेना की ज्यादा निष्ठा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के प्रति हुआ करती थी। 2001 में एक दुर्घटना हुई। अचानक ये टीवी पे लगातार पूरे दिन दिखाया गया था। वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, उनकी पत्नी ऐश्वर्या राज लक्ष्मी, उनका बेटा, इन सब की हत्या हो गई। कहा गया बेटा किसी से शादी करना चाहता है, माता पिता तैयार नहीं है, उसने गोली मार दी है। ये माना गया कि वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के भाई ज्ञानेंद्र ने करवाया है, इन्होंने और इनके बेटे ने। बस इसी समय से एक ढंग से नेपाल के राजतंत्र ने आत्महत्या कर ली। इनके जाने के बाद सेना ने शाही परिवार को सपोर्ट करना बंद कर दिया। ज्ञानेंद्र को कभी सेना का समर्थन प्राप्त नहीं था। इस मुद्दे का फायदा प्रचंड के धड़े ने उठाया, नेपाल के 1/3 इलाकों पे कब्जा कर लिया। नतीजा ये निकला कि नेपाल में 2006 से ही बड़ी उथल पुथल मची। 2008 तक आते आते नेपाल में नया संविधान आ गया। नए संविधान में कहा गया अब एक सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष देश रहेगा। अब ये हिंदू इसका राजधर्म नहीं रहेगा नेपाल में, जबकि हिंदू या अन्य कोई ऐसी कोई कड़वाहट नहीं है। ये देश कभी भी धार्मिक संघर्षों के लिए नहीं जाना गया। थोड़े बहुत अगर कोई संघर्ष जैसी चीज दिखती भी है तो नेपाल के मूल लोगों और मधेशियों में हल्का फुल्का संघर्ष भले हो जाए, वो भी हल्का फुल्का ही, बाकी कुछ दिखता नहीं है। वहाँ का हर छठा व्यक्ति बाहर जाके ही कमा रहा है, 14% जनसंख्या, और उनकी कमाई के साधन भी कुछ भारत में है, कुछ मलेशिया में है, तो कुछ खाड़ी के देशों में। तो इसलिए वहाँ कोई धार्मिक कटुता नहीं है। 81% हिंदू हैं, 8% बौद्ध हैं, 5% मुस्लिम हैं। ध्यान रखेंगे कि जो वहाँ बौद्ध और हिंदू हैं वो प्राचीन भारत वाली परंपरा को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा हर से एक साथ हिंदू धर्म की भी देवी देवताओं की उपासना कर रहा है, उसी समय वो बौद्ध मत भी मान रहा है। वही अशोक की स्थिति थी, वो शिव की भी पूजा कर रहा है और बुद्ध के प्रति भी समर्पित है। वही सातवाहन राजवंश की स्थिति थी। नेपाल में परंपरा आपको अभी भी देखने को मिल जाएगी। घर में पशुपतिनाथ और बुद्ध दोनों की फोटो साथ साथ लगी मिलेंगी। आज तक ये नेपाल में परंपरा थी। अच्छाई ये थी कि नेपाल में कभी कोई धार्मिक कटुता नहीं हुई, कोई दंगे फसाद नहीं होते। लेकिन बुराई ये है कि नेपाल में पिछले 35 वर्ष में हर एक को सत्ता मिली, लेकिन कभी भी नेपाल सामाजिक आर्थिक विकास नहीं कर पाया जैसी स्थिति थी। और इस पहली पीढ़ी ने जो संघर्ष किया, दूसरी पीढ़ी ने सिर्फ सुख भोगा, सबके लग्जरियस लाइफ, विदेशों में रहना, बड़ी बड़ी संपत्तियां इकट्ठा करना, पर्यटन की अकूत संभावनाएं हैं वहाँ, वो भी कुछ नहीं किया जा सका। औद्योगिक विकास करके नेपाल को आगे बढ़ाया जा सकता था, लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो नेपाल आर्थिक या कह लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मानदंड पर एक पिछड़ा हुआ देश रहा। लैंडलॉक्ड देशों की ये नियति होती है, पिछड़े हुए होते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे देश तो लैंडलॉक्ड होने के बावजूद भी दुनिया में कितना आगे निकल गए हैं। नेपाल ने कोई फायदा नहीं उठाया, उसके लिए निस्संदेह ये सभी लोग दोषी थे। यानी वहाँ की पूरी राजनीति बस कुछ परिवारों को लाभ तक सीमित रह गई थी। इसमें कोई जाति या धार्मिक एंगल खोजने की जरूरत नहीं है। भारत में कुल अल्प शिक्षित अशिक्षित टाइप के लोग हैं, इसको जातीय संघर्ष के रूप में देख रहे हैं। एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति का संघर्ष, ऐसा वहाँ कुछ था ही नहीं। सत्ता में अगर एक जाति के लोग ज्यादा थे तो जो विरोध कर रहे थे उनका, उसमें भी वही उसी जाति के लोग ज्यादा मात्रा में थे। ये ऐसा कोई संघर्ष था ही नहीं। इस तरीके के देखने वाले लोग बहुत अल्प शिक्षित टाइप के होते हैं, ज्यादा वो सोच विचार कर नहीं पाते, सरलीकरण कर देते हैं बस। तो हुआ क्या इधर, जो नेपाल में ये सारी दिक्कतें आ गई, नेपाल के लोगों में एक आक्रोश था
कि हमारी तो स्थिति सुधरती नहीं है, और ये खुलेआम अपने धन वैभव का प्रदर्शन कर रहे हैं, खुलेआम। और जो अपना धन वैभव दिखा रहे हैं उससे वो लोग और कुंठित होते थे। भारत में तो नेपालियों पे चुटकुले बनने शुरू हो गए थे। कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग भारत में ऐसे ऐसे कुछ बातें बोल दिया करते थे जिससे नेपाल का स्वाभिमान आहत होता था। इस तरीके के चुटकुले वहाँ भी पहुँचते हैं। कुछ मूर्खों ने नहीं बना रखा है नेपाल में चोरी क्यों नहीं होती, तो वहाँ सब गोरखे होते हैं तो चोरी कहाँ से होगी। ये मूर्खतापूर्ण बात थी कि हर नेपाली को सोच रहे हैं कहीं वॉचमैन बन के बैठा हुआ है। आपके देश की भी दशा कोई बहुत अच्छी नहीं है। 2 दिन से सरकार लगातार रसिया से कांटेक्ट कर रही है। यहाँ से लोग कमाने वहाँ गए थे, रसिया की सरकार उनको ज़बरदस्ती यूक्रेन में सैनिक बना के भेज रही है। कितने लोगों ने पढ़ा ये खबर अखबारों में या न्यूज चैनल्स पे, बस इतने ही कर रहे हैं तैयारी। अब आप कल्पना करिए, हमारे आपके घर के बच्चे भी जा सकते हैं और वहाँ जाने के बाद उनको भेज दिया जा रहा है कि जाओ अब लड़ाई लड़ो। तो भारत सरकार संपर्क कर रही है लगातार रसिया से। लेकिन समस्या यहाँ ये आ जाती है ना कि अगर इस मुद्दे पे हम रसिया के साथ भी अगर थोड़ा सा सख्ती से बात करेंगे तो इस समय तो वैसे भी हम अलग थलग पड़ते चले जा रहे हैं। अमेरिका अलग आंखें दिखा रहा है। कल उसने भारत की और यूएसए की उन कंपनियों पे रोक लगा दी है जो भारत से यूएसए को आईटी सर्विस प्रदान करती थी। वहाँ की तमाम कंपनियां, जैसे आप फ़ोन करते हैं तो कहीं से एक उत्तर आता है ना आपको, ये आपके कस्टमर कॉल पे जो बैठे रहते हैं एग्जीक्यूटिव, तमाम प्रकार के, मान लीजिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके कुछ रिकॉर्ड बनने होते हैं। तो ये काम जो है भारत के तमाम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आईटी एक्सपर्ट गुड़गांव के किया करते हैं, बंगलुरु के किया करते हैं। सस्ते में ये काम कर देते हैं तो अमेरिका की कंपनियों को पसंद है और हमें रोजगार और पैसा मिल जाता है। परसों उसने 60% का टैरिफ लगा दिया है। वहाँ की कंपनियों को भी अब दिक्कत आएगी, महंगा उनको वही चीज़ वहाँ के लोगों से महंगी चीज़ें मिलेंगी और वही दिक्कत कुछ आएगी अब हमारे लिए। मतलब समझिए कानपुर की लेदर फैक्ट्रीज 3 दिन से बंद है। कानपुर में जितनी लेदर फैक्ट्री जाजमऊ की थी 3 दिन से बंद कर दी गई। भाई कोई ऑर्डर ही नहीं है, तुम कहाँ से दें। अब ये नए क्षेत्र पे प्रहार पड़ा है। तो ये अमेरिका से हमें दिक्कत आ रही थी, अगर रसिया से भी ज़्यादा सख्ती से बात करें। और रशिया को क्या है कि उसके अपने सैनिक नहीं मरने चाहिए, तो उत्तर कोरिया से उसने बात की। उत्तर कोरिया ने बड़ी मात्रा में अपने यहाँ के गरीब लोगों को भेज दिया। वहाँ कोई डेमोक्रेसी या कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं कि डेमोक्रेसी या ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कोई चर्चा हो, क्यों भेज दिया, कैसे भेज दिया। अब उसके बाद उसने यही काम भारतीयों के साथ करना शुरू कर दिया। ये मैं मानूंगा कि हमारे विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस पर कदम उठाया, लेकिन कदम ही उठाया है, कोई अभी रिस्पांस मिला नहीं है। कुछ यही स्थिति इजराइल की थी, लेकिन इजराइल ने विधिवत ऑफर किया था कि हमारे यहाँ आप आइए और आपके लिए मजदूर के रूप में जगह है। तो यहाँ से 1.5 लाख लोग वहाँ गए हैं मजदूर के रूप में जगह ढूंढने के लिए। अब ये सब चीज़ें कोई बहुत सुखद नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमको पॉजिटिव एक संकेत मिलते हो। नेपाल में जो ये घटना हुई है, अंदर सुगबुगाहट थी। इन्हीं लोगों के बस परिवार के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए समस्याएं हैं। उस परिस्थिति में नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर रोक लगा दी। यहाँ दिक्कत ये एक हुई कि बहुत से लोग, 14% जनसंख्या बाहर रहती है, वो कोई समस्या जो है ये लोग अब बाहर रह के अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और अचानक सब सड़कों पे उतर आए। सड़कों पे उतर आने से भी उनके असर न पड़ता। सेना एकदम न्यूट्रल खड़ी थी, वहाँ सेना नहीं इंटरफियर करती है, एकदम न्यूट्रल थी। और आपने देखा होगा कितने कायराना हरकतें करने वाले लोग रहते हैं कि वहाँ का प्रधानमंत्री भाग गया, सामना नहीं किया। पड़ोस में बांग्लादेश को देखिए, वहाँ की प्रधानमंत्री भाग गई और यहाँ आ गए। हमारे यहाँ लोकतंत्र की नींव इतनी गहराई से सींची गई है, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन याद आता है। जब कोई पढ़ के कोई पद प्राप्त करता है,
उस प्रक्रिया में वो चाहे 10 बार असफल हो जाए, उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। और किसी के तुक्के से पढ़ाई की, मान लीजिए जो क्वेश्चन तैयार किए वही आ गए, हो गया, वो पूरे जीवन एक बहुत वीक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रहता है। हमारा जो लोकतंत्र है 100 साल के पुनर्जागरण और नेशनल मूवमेंट के बाद बना है। हमारे पास सेकेंड लाइन लीडरशिप थी, हमारे पास एक संविधान था। सबसे बड़ी बात ये थी पुनर्जागरण की भावना अधिकांशतः भारतीयों में थी। तो हमारे यहाँ किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि सेना इंटरफियर कर सके। पहले ही दिन से हमने तय कर लिया था कि जनरल से भी ऊपर होगा रक्षा सचिव। हमने 650 to 1200 के बीच के भारत को देख लिया था ना। 100-100, 200-200 घोड़े रखने वाले ये मंत्रियों से ज्यादा राजा पर प्रभाव डाल रहे थे। हम इस पूरी अवधि ध्वस्त होते चले गए, पूरी अवधि सिर्फ पराजित हुए हैं और हमें कुछ नहीं मिला। तो हमने पहले दिन से तय कर रखा था। वेस्टर्न वर्ल्ड में आप कभी सुनते हैं, कोई पूछे आपसे बताइए जरा अमेरिका का जनरल कौन है, ब्रिटेन का जनरल का नाम बता दीजिए। सेना वहां बस अपने काम तक सीमित रहेगी, जब नागरिक प्रशासन आदेश देगा तब वो सेना उभर कर आएगी। यही परंपरा हमने भी बना रखी थी। यही असर नेपाल में भी था। सेना की साख थी, सेना बात बात के सामने नहीं आती थी, लेकिन वहां के राजनीतिक दल पूरी तरीके से जनता की उम्मीदों पे, पूरी तरीके से जो है जनता की उम्मीदें पूरी न कर पाए, न किसी मुद्दे पे खरे उतरे, न रोजगार क्रिएट कर पाए, न कोई सामाजिक परिवर्तन कर पाए, न कोई आर्थिक परिवर्तन कर पाए। बस वही चुनिंदा कुछ लोगों के हाथों में सारी चीजें रही। इसमें कोई जाति एंगल नहीं था जिसको जबरदस्ती खोजने की चेष्टा की जा रही है, क्योंकि जो पीएम हटाया गया है उसी की जाति का दूसरा पीएम नियुक्त भी हुआ है। ये जन आंदोलन है। ऐसी चीजें बोल बोल कर कि जाति एंगल है, इसको कमजोर मत करिए। जन आंदोलन था। और दूसरी चीज एक भी ध्यान रखिएगा, ये कोई हिंदू राष्ट्र की खोज भी नहीं थी। नेपाल के लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई रुचि नहीं। ये सिर्फ भारत के कुछ फर्जी टाइप के चैनल, न्यूज शब्द नहीं लगाना है, सिर्फ चैनल बोला करिए। न्यूज बोल के आप उनको खुद गौरवान्वित कर देते हो, चैनल होते हैं। और कुछ फर्जी टाइप के जो है पेपर, न्यूज पेपर मत बोला करिए, वो ऐसी बातें बोलते रहते हैं। वहां कहीं एक सिंगल प्रोटेस्ट में फिर से हिंदू राष्ट्र बनाओ, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो जितना जाति, धर्म, भाषा, प्रांत की भावनाओं से ऊपर उठ जाता वही उतना अच्छा इंसान बन जाता। पाकिस्तान से लेकर सीरिया तक दिक्कत का कारण ही यही है। कोई इंडोनेशिया जैसी भावना अपने अंदर नहीं ला पाए। इंडोनेशिया में आप बता दीजिए कभी कोई दिक्कत आपने सुनी होगी? दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं इंडोनेशिया में, लेकिन कभी न वो दूसरों को दिक्कत में डालते हैं, ना उनके यहाँ अंदर कोई दिक्कत। अच्छे तरीके से विकास कर रहे हैं, सब कुछ बहुत साफ चलता है। जरा भी किसी ने ज्यादा इधर उधर करने की कोशिश की, 90% मुस्लिम है वहां, वो तुरंत सरकार उठा के अंदर कर देती है। सिंगापुर की तरह उनका एक रूलिंग सिस्टम चलता है। वो कल्चर पर जोर देते हैं। धर्म कल्चर का एक हिस्सा होता है, कल्चर उससे बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसी परिस्थिति में नेपाल में जब जैसे ही सोशल मीडिया पे रोक लगी, अब लोग सड़कों पे आ गए, सेना न्यूट्रल रही, पीएम भाग गया। अच्छा ये लगा कि उन लोगों ने अपनी सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को, नेपाली कांग्रेस, यूएमएल, सीपीएन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूएमएल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और पुष्प कुमार दहल प्रचंड, बड़े हीरो माने जाते थे 90 और 2006 के आसपास ही। दहल प्रचंड इनकी माओइस्ट चीन समर्थक पार्टी। ये ओली भी कोई भारत समर्थक नहीं था। भारत के खिलाफ जब भी बयान देता था तो ओली की गोली करके एक टाइटल निकलती थी, ये प्रो चाइना बात बोलता था। लेकिन नेपाली कांग्रेस जो भारत समर्थक के साथ मिलकर सरकार भी चला रहा था। लेकिन जनता जब आक्रोश में आई, सेना ने कोई साथ नहीं दिया। आपने देखा होगा कि दौड़ा दौड़ा के पीटा है लोगों ने वहां। और उसके बाद फिर एक अच्छी बात रही कि वहां बाकायदा सोशल मीडिया पे ही सही सर्वे किया गया। इस सर्वे के बाद इन लोगों ने तय किया कि वो भूतपूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अपना पीएम बनाएंगे। उन्होंने शपथ ले ली है सुशीला कार्की ने। ये चीफ जस्टिस रही हैं
BHU से पढ़ी हुई हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ रुख के कारण जानी जाती हैं, 73 वर्ष की उम्र है, लेकिन बड़ी चुनौतीपूर्ण माहौल में आई हैं क्योंकि युवाओं की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा? चीन इस मुद्दे पूरी तरीके से न्यूट्रल है, कोई बयान उसने नहीं दिया है, भारत ने भी कोई बयान नहीं दिया। ये समझदारी है, जैसे हम बयान देंगे चीन एक्टिव होगा। अभी इसमें वेट एंड वॉच जैसी स्थिति, ये पड़ोस के झगड़े नहीं, ये घर के अंदर का झगड़ा जैसा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे झगड़े होते हैं तो खिड़की दरवाजे बंद करके समझ के निपटा दिया जाता है, तो वहाँ कोई दिक्कत होगी वो भारत के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। बस सख्त नज़र रखनी है, वहाँ जितनी जल्दी स्थिति बहाल हो जाए। एक कमज़ोर नेपाल, एक कमज़ोर बांग्लादेश, एक कमज़ोर मालदीव, कमज़ोर श्रीलंका हमारे लिए कभी भी अच्छे नहीं रहेंगे। स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा वाले, विकास की ओर बढ़ रहे, हमसे अच्छा इंटरेक्ट कर रहे पड़ोसी ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए हम लोग नेपाल के मुद्दे पर अभी फिलहाल तो कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि ये जो बार बार बोली जा रही है जैन जेड जैसी चीज़ें, असल में 1997 से 2012 इस अवधि में जन्मे लोगों को ये बोला जा रहा है। इन्हीं लोगों का आक्रोश माना जा रहा है। ये देश की जनसंख्या में ठीक ठाक हिस्से में होते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। इनके पास उस स्तर का गहन अध्ययन नहीं। लेकिन अच्छी बात रही कि इन लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है, कल इनके लीडर ने कहा हम नौसिखिए और हमें सीखना है। अब ये सुशीला कार्की पे डिपेंड करता है कि वो कुछ ऐसी स्थिति बना दें कि कम से कम इसी वर्ग के बीच से 150 योग्य लोग उभर कर आएं, उनको बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करें और उनको एक चीज़ सिखा दें कि आप मुर्गी को एक साथ काट के ख़त्म कर देंगे, वो मूर्खता होगी। बेहतर होगा नेपाल को प्रॉस्परस बनाइए, एक पीढ़ी अपना लाभ भूल जाए, नेपाल को इस लायक बन जाए कि आने वाली पीढ़ियां सुखद जीवन जी सके। और अगर ऐसा हो गया तो एक अच्छा नेतृत्व उभरेगा। ऐसा पहले दुनिया में एक बार हो चुका है। उस आदमी की कोई चर्चा अब नहीं होती। वो थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। टर्की का ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। वो यूरोप की बड़ी ताकतों की या तो निशाना वो बन रहा था या कठपुतली बन रहा था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ऐसे ही टर्की को बनाया था। लेकिन समस्या वही आ जाती है कि जब 2-4 दशक बीत जाता है, लोग भूल जाते हैं कि किन परिस्थितियों में निकले थे। टर्की में अब जो तैयब एर्दोगन की सरकार है, उनके रास्ते से एकदम उलट चल रही है। अब उसका क्या अंजाम होगा वो एक अलग बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि नेपाल की इस पीढ़ी को एक 73 साल की बुजुर्ग महिला के नेतृत्व में मुस्तफ़ा कमाल पाशा को दोहराने का बेहतरीन अवसर है। ये लोग चाहें तो इसी जनरेशन से 50 अच्छे लोगों को चुनें, ऐसे अच्छे लोगों को जो सिर्फ नेपाल के प्रति समर्पित हो, हर क्षेत्र में नेपाल का विकास करें, अपने पड़ोसी देश के साथ बेहतरीन तालमेल बनाएं। हमारे देश से पर्यटन की सुविधाएं बढ़ेंगी और वहाँ से यहाँ तस्करी घटेगी। नशीले पदार्थों की, नकली नोटों की सारी तस्करी नेपाल के थ्रू ही होती है। उसी प्रकार से तराई क्षेत्रों में उद्योग भी लगाए जा सकते हैं अच्छे खासे, जल विद्युत संयंत्र भी बनाए जा सकते हैं अच्छे खासे। इन सबसे नेपाल के लिए एक राह खुलेगी। संसाधन नेपाल के पास बहुत कम है, कोई ऐसा प्रमुख खनिज नहीं है जो वहाँ बड़ी मात्रा में पाया जाता हो। इतनी खेती भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उत्पादन वो कर लेता हो। 2/3 व्यापार अकेले भारत के साथ है। औद्योगिक विकास है नहीं, टेक्नोक्रेट है नहीं कि सेवा क्षेत्र के दम पे ही वो दुनिया के तमाम छोटे छोटे लेकिन आधुनिक देशों की तरह कुछ लाभ कमा सके। नेपाल की आर्थिक संभावनाएं बड़ी सीमित है। ऐसे देश, उसकी आर्थिक संभावनाएं अफगानिस्तान से भी सीमित है। अफगानिस्तान के पास कम समुद्र न होने के कारण एक विवशता है कि समुद्र नहीं है भाई हमारे पास, तो जो यहाँ तैयार करेंगे पहुँचाएंगे कैसे दुनिया तक। लेकिन खनिज बहुत है।
समुद्र न होने की नेपाल उतनी चिंता न करे, क्योंकि हमने कलकत्ता बंदरगाह नेपाल और भूटान दोनों को उसकी एक्सेस दे रखी है और आप जितना चाहें एक्सेस लें। और सबसे बड़ी बात है कि वीजा और पासपोर्ट तक की जरूरत नहीं पड़ती। ये 1950 की संधि। अब पिछले दिनों भारत नेपाल में कुछ तनाव आया था। नेपाल ने अपने नोट पे ही ओली के ही समय 3 भारतीय क्षेत्रों को दिखा दिया था। उनका कहना था काला पानी, लिम्पिया, धूरा, धारचूला के क्षेत्र उनके और भारत के कब्जे में है। इन मुद्दों पे कोई तूल नहीं दिया जाता। उनका भी थोड़ा स्वाभिमान आहत होता है तो दिखा देते हैं कि देखो हम इतनी बड़ी ताकत से भी डरते नहीं हैं। हम भी इसको बहुत नॉर्मली लेते हैं। अगर बहुत तय है तो चीन से लड़ लीजिए इस मुद्दे पर कि अरे हमारा क्षेत्र तुम्हारे कब्जे में कैसे दिखा दिया। नेपाल से, बांग्लादेश से, भूटान से, श्रीलंका से, मालदीव से, इनसे बहुत ज़्यादा ऐंठने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही उल्टा होने वाला है। नेपाल चीन के पाले में न चला जाए, इसके लिए भी आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। हिमालय की संरचना वहाँ कुछ इस प्रकार से है। नेपाल चीन की तरफ बहुत ऊंचा है, तो चाइना की तरफ वो ऐसे है, चाइनी जैसे आ तो सकते हैं ऊंचाई पर, लेकिन फिर ऐसे पड़ जाता है हमारी तरफ। अब वो फ्लैट कैसे नीचे गिरेंगे, इसीलिए इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाते। फिर भी चाइना ने लहाशा तिब्बत की राजधानी से काठमांडू तक रेल लाइन की परियोजना शुरू कर रखी। हो सकता है बन भी जाए। ये बन जाना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं होगी। अगर ये बना तो दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आ जाएगी कि अब चीन की एक्सेस नेपाल तक होगी। भूटान तक ऑलरेडी एक्सेस वो बना रहा है, तो उससे फिर हमारा चिकन नेक, सिलीगुड़ी, गलियारा, वेस्ट बंगाल में ये क्षेत्र उसके और करीब पहुंच जाएगा। उससे अलर्ट रहने की जरूरत है। वो कभी भी दुनिया का विश्वसनीय देश नहीं रहा है। तो एक अच्छी बात रही कि श्रीलंका की तरह नेपाल की भी घटना 3 दिन में ही कंट्रोल में आ गई है। श्रीलंका में भी आर्थिक कारणों से जनता परेशान थी। वहाँ एक साथ वहाँ की सरकार के खिलाफ उठ खड़ी हुई और अंत में धीरे धीरे वो लोग अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। हमने बड़ी समझदारी का रुख वहाँ भी अपनाया था। वहाँ हमने जितनी हो सकी थी उतनी सहायता भेजी थी। ये पोस्ट कोविड क्राइसिस, पोस्ट कोविड, इसने जो आपदा दी है उसमें बहुत कम लोगों को अवसर मिला है, मैक्सिमम लोग तबाह हुए और सरकारें मुसोलिनी की विचारधाराओं पे चलने लगी। वो खुलेआम उसको अपना हीरो माने चाहे न माने, लेकिन बस कुछ लोगों को लाभ पहुंचाओ, बाकी को परेशान रखो। जिसका फायदा ये होगा, कुछ लोगों के थ्रू आसानी से शासन चला लेंगे। तो ये पोस्ट कोविड में एक ये चीज बहुत आई है। आप देखेंगे पोस्ट कोविड के बाद जहां जहां भी चुनाव हुए हैं कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं मिले हैं। लेकिन भारत के पड़ोस की स्थिति पर एक बार फिर से नजर डालिए। अफगानिस्तान डिस्टर्ब है, पाकिस्तान की भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। उसी प्रकार से बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर मालदीव, अब नेपाल। तो ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अब हम विदेश मंत्रालय के स्तर पे इनमें से किससे तालमेल कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी सीधी सी बात होती है, ऐसे मामलों में एकदम स्पष्ट शब्दों में बोल देते हैं, बिना शर्त सहयोग करने को तैयार है। जो हमसे बन पड़ेगा हम सब नेपाल के लिए करेंगे। यही हमारा रुख होता है ऐसे मामलों में। ऐसा न हो जाए कि भारत के इन घटिया टाइप के चैनलों, घटिया टाइप के पेपर्स को अवसर दे दिया जाए। ये घटिया टाइप के पेपर्स ने बांग्लादेश के मुद्दे को धार्मिक रंगत देने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी, जबकि बांग्लादेश का असली मुद्दा ये था, शेख हसीना प्रो इंडिया थी। शेख हसीना को ये बात सच थी कि वहाँ के मुस्लिम और हिंदू दोनों का समर्थन मिलता था। शेख हसीना ऐसा नहीं है कि कोई एकदम तानाशाह थी, कोई अयोग्य थी। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, जो वहाँ के राष्ट्रपिता के रूप में आदरणीय हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी हरकतों से जब ये इस बार जीत कर आई थी तो लगभग एक तरफा जीत हुई थी, क्योंकि विपक्ष को उन्होंने अंदर करा दिया था। मजबूत विपक्ष ये होना बहुत आवश्यक होता है। मजबूत विपक्ष की आवाज बड़ी जरूरी होती। अगर आप विपक्ष को कुचल के अंदर कर देंगे, तो किसी ने कहा था कि आपने तो कुछ वैसे ही कर दिया जैसे कि धुआं नहीं रोका,
चिमनी के ऊपर ढक्कन रख दिया। इतिहास पढ़ाते समय आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे कमेंट पढ़ाया जाता है, और स्किन पेरी ने कहा था इस बात को कि ये हरकत कभी मत करिएगा कि धुआं तो आपने निकलना बंद किया नहीं और चिमनी के ऊपर ढक्कन रख दिया। विपक्ष को मजबूत रहने दीजिए, उसको अपनी बात कहने दीजिए, आपका भी अहंकार कंट्रोल करेगा। तो हुआ क्या कि जो लोग शेख हसीना के समर्थक थे उन पर उनके अपोजिशन वालों ने हमले किए। उतने ही हमले उन्होंने उनके मुस्लिम समर्थकों पे किए, उतने ही हिंदू समर्थकों पे किए। ये चीज यहाँ के घटिया टाइप के चैनल, घटिया टाइप के पेपर न दिखा के उसको हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम मुस्लिम करके पेश करते रहे। उतने ही हमले शेख हसीना के मुस्लिम समर्थकों पे भी हुए, और वहां शेख हसीना वर्सेस कह लीजिए कि प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स आ गए थे। तो बांग्लादेश वाला मुद्दा एक अलग था। हमारी सरकार ने धीरे धीरे कुछ स्थितियां ऐसी बनाई कि ऐसा लगा बीच में कनेक्शन बांग्लादेश से कट सा गया। मोहम्मद यूनुस जैसे एक अर्थशास्त्री को भी आप धार्मिक नेता के रूप में कंसीडर करने लगे थे। नेपाल के साथ ऐसी स्थिति इसलिए नहीं बननी चाहिए कि नेपाल में न कहीं कोई सुगबुहाट में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा रहा है, ना वहाँ कोई ऐसा धार्मिक संघर्ष चलता है जिसका आप यहाँ लाभ उठा लें। वहाँ की कुल जनसंख्या में 81% हिंदू हैं, 8% बौद्ध, मात्र 5% मुस्लिम है, और कहीं इनके तीनों के बीच कोई टकराव नहीं। आपको अधिकांशतः घरों में पशुपतिनाथ और बुद्ध साथ साथ पूजे जा रहे हैं, ये प्रमाण मिल जाएंगे। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कोई उनका आर्थिक परिवर्तन न कर सका, आर्थिक विकास न कर सका, तो एक बार वो फिर से सुगबुहाट में आएंगे। अब देखते हैं क्या है, क्योंकि आर्थिक विकास करने की दृष्टि से चाइना के पास ज्यादा संभावनाएं हैं। वो इस तरीके की बातें बोल सकता है कि हम काठमांडू तक रेल लाइन, सड़क लाइन लाएंगे, हम आपके यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करेंगे, हम इतने लाख रोजगार दे देंगे। और आप देखिए अगर ऐसा करके वो यहाँ पकड़ बना लेता है तब असली चुनौती होगी। और इसलिए इसके पहले हमको कुछ एक्टिव हो जाना चाहिए। अब क्या होगा इस पे तो आपको नजर ही रखनी है। कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, लिखिए। नेपाल में एक्स भूतपूर्व सीजेआई सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। सुशीला कार्की एक्स सीजेआई is appointed interim prime minister in Nepal. इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल नियुक्त कर दिया गया है। वहां 9 सितंबर से प्रारंभ उथल पुथल को नियंत्रित करने के संकेत मिल रहे हैं। A turbulence started on September 9 has been controlled up to a few extent, संकेत मिल रहे हैं। नेपाल 18वीं शताब्दी में एक साम्राज्य के रूप में सामने आता है। नेपाल was emerged as an empire since 18th century. शाहवंश ने इसको शक्तिशाली बनाया। It was strengthened by
शाह डायनेस्टी, शाह डायनेस्टी। परंतु सत्ता जल्दी ही राणा वंश के प्रधानमंत्रियों के हाथ में चली गई। बट पावर शिफ्टेड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ राणा डायनेस्टी सुनली। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ राणा डायनेस्टी सुनली प्रधानमंत्रियों के हाथ चली गई। 1950 में नेपाल में लोकतांत्रिक क्रांति हुई। डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन नेपाल इन 1950। इन 1950 लोकतांत्रिक क्रांति हुई। इन 1950 शाह वंश के त्रिभुवन शाह के संरक्षण में पुनः लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट was set up in patronage of Tribhuvan Shah of Shah dynasty, शाह डायनेस्टी। परंतु 1960 में दल आधारित लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया। बट इन 1960 पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी वाज एलिमिनेटेड। 1990 में पुनः बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। इन 1990 मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन नेपाल। बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी टुक प्लेस इन नेपाल। इन नेपाल की स्थापना हुई। नेपाल में 3 प्रमुख राजनीतिक दल हैं। There are 3 prominent political parties in Nepal. नेपाली कांग्रेस जो भारत समर्थक है, नेपाली कांग्रेस विच इज प्रो इंडिया। भारत समर्थक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यू ब्रैकेट में UML, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ब्रैकेट में UML। तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ब्रैकेट में माओइस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ब्रैकेट में माओइस्ट। ये दोनों दल ही चीन समर्थक माने जाते हैं। बोथ हैव सेड पार्टीज आर प्रो चाइना। कुछ मधेशी दल भी हैं। A few मधेशी parties are also existing. मधेशी दल भी हैं। 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 3 करोड़ जनसंख्या वाले नेपाल की आर्थिक संभावनाएं सीमित हैं। इकोनॉमिक prospects of 1.5 lakh square km area and 3 crore population of Nepal are limited. आर्थिक संभावनाएं सीमित आर लिमिटेड। 60% क्षेत्रफल पर्वतीय है।
60% area is mountainous. औद्योगिक विकास नगण्य है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नेग्लिजिबल। 14% नेपाली अन्य देशों में प्रवास करते हैं। 14% नेपाली अन्य देशों में प्रवास करते हैं। 14% नेपालीज आर नॉन रेजिडेंट। 2001 में नेपाल के लोकप्रिय राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह की हत्या हो गई। In 2001, popular king of Nepal, Virendra Veer Vikram Shah, was assassinated. हत्या हो गई। सेना राजा के प्रति ही वफादार रही है। आर्म्ड फोर्सेस वर लॉयल टू जस्ट किंग। तमाम महापुरुष सब में जाति एंगल ढूंढे पड़े हैं। न सेना में कोई एक जाति के लोग ज्यादा हैं, न आंदोलन करने वालों में, न जिनको लात जूते पड़े हैं उनमें एक जाति वाले हैं, जो लात जूते मार रहे हैं उनमें एक जाति वाले हैं। यहाँ जाति का कोई एंगल ही नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए, अल्पबुद्धि है तो उतने से ही एक आकलन लगाए पड़े हैं। नेक्स्ट वन, 2006 में नेपाल में प्रचंड के नेतृत्व में सीपीएन माओइस्ट की सरकार बनी। इन 2006 CPN Maoist government was formed in Nepal, led by प्रचंड, पुष्प कुमार दहल प्रचंड। ये JNU के पढ़े हुए हैं। परंतु नेपाल में कोई भी आर्थिक सामाजिक विकास नहीं हुआ। बट नो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट टुक प्लेस इन नेपाल। कोई भी सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हुआ। 2008 से नेपाल का नया संविधान लागू है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल केम इनटू फोर्स सिंस 2008। नेपाल एक बहुदलीय पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है। नेपाल इज मल्टी पार्टी सेकुलर नेशन। मल्टी पार्टी सेकुलर नेशन राष्ट्र बन चुका है। विगत 17 वर्षों में 14 सरकारें अस्तित्व में आई हैं। 14 governments have been formed in last 17 years. सभी 3 दलों को सत्ता संभालने का मौका मिला है। All above said 3 parties have been in power, संभालने का मौका मिला है। परंतु आम जनता की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बट कॉमन पीपुल इज स्टिल डिप्राइव्ड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ द बेनिफिट्स। परंतु आम जनता की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। कॉमन पीपुल इज स्टिल डिप्राइव्ड फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ द बेनिफिट्स। यही सितंबर में उत्पन्न आक्रोश का मुख्य कारण था। दैट इज मेजर फैक्टर ऑफ रोग क्रिएटेड इन September
क्रिएटेड इन सितंबर। मुख्य कारण था सेना की आज भी नेपाल में साख है। आर्म्ड फोर्सेस आर स्टिल इन्फ्लुएंसिव इन नेपाल, स्टिल इन्फ्लुएंसिव इन नेपाल। सेना की प्रेरणा से ही राष्ट्रपति ने अंतरिम सरकार का गठन किया है। President has set up interim government on interference of armed forces, interference of armed forces। फिलहाल भारत और चीन दोनों ही सधे हुए कदम रख रहे हैं। एट प्रेजेंट इंडिया एंड चाइना बोथ आर रेजिंग अटेंटिव स्टेप्स, दोनों ही सधे हुए कदम रख रहे हैं। नेपाल की अंतरिम सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है। The biggest challenge to interim government of Nepal is to fulfill expectations of youth, जनरेशन जेड ब्रैकेट में 1997 से 2012 के बीच जन्मे ये युवा क्रांति करने में तो सफल रहे हैं। These youth of Gen Z have succeeded to accomplish revolution, परंतु असली चुनौती राष्ट्र का पुनर्निर्माण है। But major challenges, renovation of nation। भारत नेपाल के आर्थिक विकास में सहयोग देकर अपनी स्थिति को मजबूत और सुरक्षित रख सकता है। India could secure its position through contributing in economic development of Nepal। बाकी नजर रखना है, बांग्लादेश ही जैसा इश्यू यहाँ भी बना हुआ है। कितना परिवर्तन आ पाता है ये तो अगले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने या कुछ महीने में ही तय हो पाएगा, तो नजर रखिए। कल जो पीसीएस का मॉक टेस्ट होगा उसका समय है 10 बजे और 100 क्वेश्चन के 2 पेपर 15-15 मिनट के गैप पे मिलेंगे। पहला पेपर हिस्ट्री का, दूसरा पॉलिटी का। से सारी सूचना आप ऑफिस से ले लीजिए।